नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी और आज आपको मैं बताऊंगा कि भाजपा का किला कैसे ढह रहा है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये खबर आपको चिंता में भी डाल देगी। हम सभी जानते हैं कि नागपुर RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। हम ये भी जानते हैं कि भाजपा जिस राज्य जिस शहर में कमज़ोर होती है वहाँ संघ या RSS के लोग जाकर पार्टी को मजबूत करते हैं, उसका वोट बैंक बढ़ाते हैं। लेकिन नागपुर में ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बड़े चुनाव हार चुकी है। नागपुर में 3 साल में 3 चुनाव लगातार हुए हैं और तीनों ही चुनाव भाजपा ने हारे हैं। वहाँ से एक खबर चली है कि भाजपा का संघ के गृह क्षेत्र यहाँ, ये भी बता दूं कि ये जो नागपुर है ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर भाजपा यहाँ लगातार 3 चुनाव हारती है तो चर्चा होना लाजमी है। लोग कहने लगे हैं कि भाजपा के किले के ढहने की शुरुआत नागपुर से हुई है। महाराष्ट्र में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है जिसमें भाजपा को करारी हार मिली है। महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, NCP और शिवसेना गठबंधन को यहाँ जबरदस्त जीत मिली है। भाजपा के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि ये नितिन गडकरी और फडणवीस के गृह क्षेत्र आता है। नागपुर में एक तरह से भाजपा का सफाया हो गया है, ये मीडिया में खबरें चल रही हैं। बीजेपी शिंदे गुट को महाराष्ट्र की 5 में से 1 ही सीट मिली है, जबकि 4 सीटों पर उसे बहुत बड़ी मात खानी पड़ी है। यह भाजपा के लिए एक झटका है ही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए भी है। शिवसेना से असंतुष्ट एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हटाने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब MLC चुनाव के नतीजे दोनों के लिए, भाजपा और शिंदे दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भाजपा की पहली हार नागपुर की नहीं है, पिछले 3 साल में तीसरी हार है। 3 साल पहले भाजपा को नागपुर में जिला परिषद चुनाव में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। नागपुर की कुल 58 जिला परिषद सीटों में से कांग्रेस ने 30, NCP ने 10 और भाजपा ने 15, अन्य को 2 सीटें मिली थी। शिवसेना इस चुनाव में कांग्रेस NCP के साथ नहीं थी। भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह शिवसेना का अलग चुनाव लड़ना रहा था। शिवसेना ने भाजपा के वोट बैंक में बहुत बड़ी चोट उनको दी थी। अक्टूबर 2022 में नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव हुआ था। इसमें भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। भाजपा इस चुनाव में एक भी प्रमुख पद नहीं जीत पाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह मैं आपको बता रहा हूं, उसके खाते में सिर्फ एक उप प्रमुख के 3 पद आए थे। कांग्रेस ने 13 में से 9 पंचायत प्रमुख अपने नाम कर लिए थे। भाजपा के लिए हार इसलिए ज्यादा बड़ी थी क्योंकि कई बड़े नेता इसी क्षेत्र से आते हैं। ये चंद्रशेखर बानकुले, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का गढ़ कहा जाता है, जहां भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कुछ सर्वे भी बताते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा को शिंदे के साथ हाथ मिलाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा है। सर्वे की माने तो आज अगर लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं तो राज्य की 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी अर्थात कांग्रेस, NCP और शिवसेना उद्धव गुट को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा और शिंदे गुट को 18 सीटें सर्वे दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देखेंगे तो अकेले भाजपा को 23 और शिवसेना को 18 सीटें मिली थीं। इसलिए अब आप ये समझ लीजिए कि नागपुर में भाजपा ना जिला परिषद में है, ना MLC चुनाव में है, पंचायत चुनाव भी हार चुकी है। तो ये भाजपा के लिए बहुत चिंता की बात है। दूसरी बात चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ असम से। एक बड़ी खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर है देश के लिए भी, समाज के लिए भी। असम पुलिस ने राज्य में चाइल्ड मैरिज अर्थात बाल विवाह के मामलों में एक्शन तेज कर दिया है। पुलिस ने अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में बाल विवाह को लेकर 4004 केस दर्ज किए जा चुके हैं। बिस्वा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के प्रति दृढ़ संकल्प ले चुकी है। इस मामले में केस में कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू हुई है। ये घोषणा वो पहले ही कर चुके थे। पिछले महीने असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का बड़ा फैसला किया था और सभी हितधारकों से इस मामले में सहयोग मांगा था। सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ
पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करने को भी मंजूरी दे दी थी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा था पिछले दिनों अभी हाल में कि मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल है। उन्होंने कहा कि मां बनने के लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, जैसा कि अब बहुत सी महिलाएं करने लगी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज़ की एक उपयुक्त उम्र होती है। तो अब ये समझ लीजिए कि असम में सरकार ने बाल विवाह को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 4000 से अधिक मुकदमे दर्ज और 1800 लोगों की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मामला है। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है और 18 दिन, अगर इन 18 दिन में उसे IMF से कोई मदद नहीं मिली तो 18वें दिन के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसके पास कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। IMF ने जल्दी ही लोन देने पर सहमति नहीं दी तो पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने देश का विदेशी मुद्रा घटकर 3.09 अरब डॉलर रहने की बात बताई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इतने पैसे से पाकिस्तान 3 हफ्ते से भी कम समय तक जरूरी आयात कर पाएगा, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 16.1% घट गया है। पाकिस्तान और IMF के बीच बेल आउट पैकेज को लेकर बातचीत अगर सफल होती है तो उसे विश्व बैंक आदि से या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी वित्तीय संस्थान है उससे कर्ज मिल सकता है, तब जाकर पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार स्थानीय निवेश फर्म आरिब हबीब लिमिटेड ने बताया है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2014 के बाद से सबसे कम है और ये अब केवल 18 दिन कवर कर सकता है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान को डॉलर की सख्त जरूरत है और संकट से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द IMF प्रोग्राम शुरू करना होगा, लेकिन IMF ने इसके लिए कई कड़ी शर्तें लगा दी हैं। उन शर्तों को पाकिस्तान देश में धीरे धीरे लागू भी करने जा रहा है, जिससे वहां पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। IMF ने अपनी शर्तों में पाकिस्तानी रुपए की विनिमय दर को लचीला बनाने और सब्सिडी को कम करने की बात कही है। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में विनिमय दर पर एक कैप हटा दिया है। पाकिस्तानी रुपया 0.93% गिरकर डॉलर के मुकाबले 271.36 रुपये के ऐतिहासिक गिरावट पर बंद हुआ है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बहुत सारे मामले हमारे पाकिस्तान जुड़े हैं, विवाद भी जुड़े हुए हैं, उसकी हर खबर पर हम ध्यान रखते हैं और प्रत्येक भारतवासी भी देखना चाहता है कि 18 दिन में पाकिस्तान ऐसा क्या करता है कि उसका आर्थिक संकट खत्म हो जाए। ये था आज का पोस्टमार्टम। अब गाजियाबाद और आसपास की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हरदोई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले में शामिल 6 गाड़ियों दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनका एक्सीडेंट हो गया है, अनेक लोग घायल हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। अखिलेश यादव सुरक्षित है। गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो। बस 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 बस। आराम से डालो भैया। गाजियाबाद घंटाघर थाना पुलिस ने गैंगस्टर समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। तीनों शातिर चोर बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक नसरतपुरा से लेकर नेहरू नगर तक चोरी की कई वारदातें इन्हीं लोगों ने की हैं। पुलिस हिरासत में खड़े ये तीनों शातिर चोर हैं। इनमें से एक सादिक पर तो गैंगस्टर एक्ट तक लगा है। इनकी गिरफ्तारी केला भट्टा के ईदगाह से हुई। इनके कब्जे से तमंचा, चाकू, कारतूस और 12,000 रुपये नकद बरामद किए गए। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की कोतवाली नगर टीम को ये सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा कल रात्रि में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर जिनके नाम रुबैल, सादिक, शाहरुख, ये इसमें जो मेन अभियुक्त है, जो गैंग लीडर है सादिक है, इसके ऊपर पूर्व से 12 अभियुक्त चोरी के पंजीकृत हैं तथा ये थाना कोतवाली नगर से गैंगस्टर भी पंजीकृत हैं इसके ऊपर। और इसके 2 अन्य साथी जो हैं इनके द्वारा मिलकर के कई घटनाओं को क्षेत्र में अंजाम दिया गया है।
इन्होंने पिछले 2 महीने में नसरतपुरा, पत्थर मार्केट और नंदग्राम में हुई चोरी की कई वारदात स्वीकार की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। एक सिनेमा हॉल में हंगामा और आतिशबाजी करने की खबर गाजियाबाद में फैल गई। बताया गया कि वीडियो डासना के मधुबन सिनेमा हॉल का है। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, सूचना फर्जी पाई गई। पुलिस ने चैन की सांस ली। एक वीडियो और उससे जुड़े संदेश ने गाजियाबाद पुलिस के होश उड़ा दिए। मामला डासना के मधुबन सिनेमा हॉल से जुड़ा हुआ है। किसी ने वीडियो पोस्ट करके कह दिया कि मधुबन सिनेमा हॉल में दर्शकों ने आतिशबाजी की है। दर्शकों द्वारा हुटिंग करने की सूचना भी प्रसारित की गई। वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक सिनेमा हॉल में फिल्म के फिल्मांकन के दौरान आतिशबाजी की जा रही है। उस उक्त वीडियो को मधुबन सिनेमा हॉल डासना थाना वेब सिटी का होना बताया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस दौड़ पड़ी। पुलिस की सांस में सांस दबाई जब सूचना झूठी निकली। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए वेब सिटी पुलिस द्वारा मधुबन सिनेमा हॉल डासना पहुंचकर जांच की गई तो यह पाया गया है कि उक्त वीडियो संबंधित सिनेमा हॉल का नहीं है। ऐसी कोई भी घटना मधुबन सिनेमा हॉल डासना में घटित नहीं हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो के डासना का नहीं होने की पुष्टि की है। साथ ही लोगों को आगाह किया है कि अफवाह न फैलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्कूलों ने 15% फीस वापस नहीं की है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कोविड काल के दौरान जो फीस ली गई थी उसका 15% स्कूलों को, अभिभावकों को वापस लौटाना होगा, लेकिन स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है। इसको लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। एसोसिएशन पहले भी इस मामले को उठा चुका है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने सिटी मजिस्ट्रेट से 15% फीस वापस करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में अभिभावकों ने ज्ञापन भी सौंपा है। जीपीए ने बताया कि 6 जनवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 की 15% फीस वापस करने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश को लागू करने के लिए जीपीए पहले भी ज्ञापन दे चुकी है। उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जीपीए ने ज्ञापन में मांग की है कि हाईकोर्ट के इस फैसले को डीआईओएस और बीएसए के माध्यम से जिले के निजी स्कूलों पर लागू कराया जाए, जिससे अभिभावकों को 15% फीस वापस मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लोनी के लोग लंबे समय से एक ही समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वहां एक ही मकान के ऊपर कई मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं। इससे वहां रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। लोगों का यह भी कहना है कि जीडीए की अनुमति के बिना टावर लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ए ब्लॉक विकास कुंज लोनी के निवासियों ने धरना दिया। इनका आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के नाम सौंपे ज्ञापन में स्थानीय निवासियों ने कहा कि कॉलोनी में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर के ऊपर टावर लगवा रखे हैं। उसके घर पर पहले से ही कई टावर हैं। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह टावर हटाने के बजाय उल्टे लोगों से अभद्रता करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस से भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है। जीडीए द्वारा कोई एनओसी नहीं दी गई है। लोगों का कहना है कि टावर लगने से क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लोनी की ही पूजा कॉलोनी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ मात्र 14 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लड़की का अपने छोटे भाई जो 7 या 8 साल का उससे झगड़ा हुआ था, उसके बाद लड़की ने फांसी लगा ली। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आज शाम को सीएससी लोनी के द्वारा थाना टोनिका सिटी को यह सूचना दी गई कि पूजा कॉलोनी निवासी एक बच्ची यहाँ मृत हालत में आई हुई है, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके और परिजनों से पूछताछ की गई। परिजनों ने बताया कि जो मृतक बच्ची है वह भी नाबालिग है, 14 वर्षीय। उसका अपने भाई के साथ जो कि 8 वर्षीय है, एक विवाद हुआ था आज दोपहर में। उसी विवाद के बाद उस बच्ची ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। टोनिका सिटी थाने में 19 जनवरी को गोली चलाकर रंगदारी मांगने का एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में आरोपी सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने डीवीआर को बरामद कर लिया है और एक आरोपी को
गिरफ्तार किया है। थाना टोनिका सिटी के पचायरा खदान में पिछले 19 जनवरी को एक मारपीट, फायरिंग और रंगदारी मांगने आदि के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था काफ़ी गंभीर धाराओं में, जिसमें 6 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी में थाना टोनिका सिटी की पुलिस के द्वारा आज डीवीआर लूटने वाले एक मुलजिम रोहित को मई डीवीआर गिरफ्तार किया गया। इसमें विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से खबरों को पढ़ने के लिए समाचार पत्र युग करवट को जरूर पढ़िए। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक खास बात यह कि आपसे अपील, आपसे अनुग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें। यूट्यूब पर हम एक मील का पत्थर साबित करने जा रहे हैं, हम एक नया अचीवमेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन वो आपके सहयोग से ही होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो जरूर शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।